एट्थ क्लास। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेसन 14 विशेषण। विशेषण भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, फिर भी आप लेसन को देखिए। गौरव दादाजी के साथ पार्क गया। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले थे। कुछ बच्चे खो खो खेल रहे थे। दो लड़कियां व्यायाम कर रही थी। पेड़ों पर पके आम लगे थे। दादाजी ने गौरव को जूस दिया। उसने थोड़ा सा जूस पिया और खेलने का चला गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कुछ, दो, पके, थोड़ा सा शब्द फूल, बच्चे, लड़कियां, आम और जूस के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे या कितने, कैसा या कितना बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता यानी उसके गुण, दोष, रंग, आकार वगैरह जो बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही है वो वस्तु विशेष्य होती है। तो कुछ अन्य उदाहरण, शरारती बच्ची को बुलाइए, नीली कमीज पहनो, पहली बालिका को आने दो। इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। शरारती विशेषण है और विशेष्य बच्ची है। नीली विशेषण है और विशेष्य कमीज है। पहली विशेषण है और बालिका विशेष्य है। ये विशेषण है और पेंसिलें विशेष्य है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, गंध, दिशा, रंग आदि का बोध कराए उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, काली बिल्ली दूध पी गई। इन वाक्यों में बड़ी, छोटी और काली शब्दों से क्रमशः मछली और बिल्ली के आकार व रंग रूप की विशेषता प्रकट हो रही है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण इस प्रकार हैं, ये आप देख लीजिए। जैसे गुणबोधक, अच्छा, सुंदर, मीठा आदि। दोषबोधक, दुष्ट, बुरा, अशिष्ट आदि। गंधबोधक, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्वादबोधक, स्वादिष्ट, खट्टा, चटपटा आदि। दशाबोधक, पतला, स्वस्थ, मोटा आदि। दिशाबोधक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। कालबोधक, पुराना, नया, दैनिक, वार्षिक आदि। अवस्था बोधक, सूखा, गीला, ठंडा, तरल आदि। आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, चौकोर, गोल आदि। और रंग बोधक, सफ़ेद, काला, स्वर्णिम, पीला आदि। ये हैं सब गुणवाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संख्या यानी गिनती की संबंधी विशेषता बताएं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 केले रखे हैं, 3 लड़कियां जा रही हैं। यहाँ पर 5 और 3 गिनती में है, संख्या में है, तो यह है संख्यावाचक विशेषण। अब अन्य उदाहरण क्या होता है? 3 नाम, 4 रुपये, तीसरा आदमी का संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में आएगा 2 पुस्तकें यानी गिनती जिनकी संख्या निश्चित हो वो निश्चित संख्यावाचक होते हैं विशेषण। जैसे 2 पुस्तकें, चौथा आदमी, तिगुना धन। और अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या नहीं होती है, उसमें कुछ लोग लिखा है, सब बच्चे, यानी संख्या नहीं है यहाँ पर, तो अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या निश्चित नहीं होती। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं। माप तौल यानी किलो, लंबाई, चौड़ाई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा दो, 5 लीटर तेल ले आओ। इन दोनों वाक्यों में 4 मीटर तथा 5 लीटर शब्द क्रमशः कपड़े और तेल की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अन्य उदाहरण क्या होगा? 3 किलो चीनी आई थी, 10 मीटर कपड़ा खरीदना है। इसमें भी 2 तरह के भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक वाचक, वही शब्द है। ये शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4 किलो दाल, 2 लीटर दूध। और अनिश्चित परिमाणवाचक ये शब्द किसी वस्तु की मात्रा का निश्चित बोध नहीं कराते, जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ धन। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है कि हिंदी में कुछ शब्द संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण दोनों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत आदि। जब इनका प्रयोग किसी गणनीय वस्तु के लिए किया जाता है तो ये संख्यावाचक विशेषण माने जाते हैं, परंतु जब इन्हीं का प्रयोग किसी अगणनीय वस्तु यानी बिना गिनती वाली वस्तु या पदार्थ के साथ किया जाता है तो उन्हें गिना नहीं जाता बल्कि नाप तौल की जाती है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। अब अन्य शब्द कैसे हैं? शब्द है ज़्यादा। संख्यावाचक में अजय के पास ज़्यादा पेंसिलें हैं। परिमाणवाचक में छोटे आदमी को कमीज में ज़्यादा कपड़ा लगता है। बहुत, उसके पास बहुत पुस्तकें हैं। परिमाणवाचक में टंकी में बहुत पानी है। थोड़ा, थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा दूध लाया हूँ। कम, तुमने कम रोटियां क्यों खाईं? आज घर में कम दूध है। पर्याप्त, अर्चना के पास पर्याप्त धन है, अतिथियों के लिए पर्याप्त भोजन है। अधिक, गोपी के पास अधिक कमीजें हैं, उसने अधिक फल खरीदे।
चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जैसे वह, मैं, तुम, हम आदि। तो वह घर, यह पुस्तक आदि। तो वह मकान मेरा है और वह यह चिड़िया मीठा गाती है। इन वाक्यों में वह और यह क्रमशः मकान और चिड़िया की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण है यानी सार्वनामिक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक को ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द वह यह सर्वनाम है पर यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। सार्वनामिक और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से ही बनते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो ये सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे शब्द है और सर्वनाम के रूप में और सार्वनामिक विशेषण के रूप में। शब्द बना यह, वह, ये, वे। सर्वनाम के रूप में यह पढ़ रहा है, वह उधर गया है, ये बीमार है, वे कहाँ गए। और सार्वनामिक विशेषण के रूप में यह लड़का पढ़ रहा है, वह बच्चा उधर गया है, ये आदमी बीमार है, वे लड़के कहाँ गए। इसके बाद आता है प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर बालक है। इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण तथा बहुत प्रविशेषण है। तो विशेषणों की तुलना होती है। इसके बाद विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो जा सकती है, तो इसे तुलना करके जाना जा सकता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषता का सामान्य कथन होता है। उत्तरावस्था में 2 की तुलना करके एक को बढ़कर या घटकर बताया जाता है और उत्तमावस्था में एक से को सबसे बढ़कर या घटकर बताया जाता है। हिंदी में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था देखिए। मूलावस्था में गुरु है, उत्तरावस्था में गुरुतर हो गया और उत्तमावस्था में गुरुतम हो गया। महान, महानतर, महानतम। अल्प, अल्पतर, अल्पतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। हिंदी में विशेषणों की तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से अधिक, से ज़्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे बढ़कर आदि का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मूलावस्था महंगा, से ज़्यादा महंगा। उत्तरावस्था में उत्तम, सबसे ज़्यादा महंगा। ऊंचा, से अधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा। सुंदर, से अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर। बुरा, से कम बुरा, सबसे कम बुरा। विशेषण के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं कि विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं दोनों ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि गुण दोष तथा अन्य विशेषताओं से संबंधित होते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं तथा संज्ञा सर्वनाम के साथ सीधे जोड़े जा सकते हैं। जैसे वीर पुरुष, लंबा पेड़, ऊंचा पर्वत, काला हिरन, मोटा लड़का, महंगा कपड़ा आदि। भाववाचक संज्ञाएं किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ सीधे नहीं जुड़ती। जैसे पुरुष वीरता, पेड़ लंबाई, पर्वत ऊंचाई, हिरन कालापन, लड़का मोटापा नहीं कहा जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं में कोई एक विभक्ति चिन्ह अवश्य जुड़ा होता है, तो साथ ही इसका प्रयोग जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है उनके साथ प्रायः विभक्ति चिन्ह अवश्य होता है। जैसे राम की वीरता प्रसिद्ध है, पेड़ की लंबाई को देखिए, पर्वत की ऊंचाई अधिक है आदि। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विशेषण है अथवा भाववाचक संज्ञा, इसका पता लगाने के लिए वाक्य में क्या और कैसा और कैसी प्रश्न किए जाते हैं। जैसे कैसा, कैसी के उत्तर में विशेषण और क्या के उत्तर में भाववाचक संज्ञा आते हैं। जैसे उसकी चालाकी पकड़ी गई, क्या पकड़ी गई, चालाकी, तो भाववाचक संज्ञा होगी। वह चालाक है, वह कैसा है, चालाक विशेषण हो गया। कच्चा आम खट्टा होता है, आम कैसा होता है, तो खट्टा विशेषण हो गया। कच्चे आम में खटास होती है, कच्चे आम में क्या होती है, तो खटास, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। इसके बाद विशेषणों की रचना की दृष्टि से विशेषण शब्द 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। मूल, इसमें वे सभी शब्द आ जाते हैं जो अपने उत्पत्ति से विशेषण होते हैं, जैसे भला, बुरा, ऊंचा, मोटा आदि। प्रत्यय व उपसर्ग जोड़कर इमारत प्लस ई इमारती, व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, उस पर का उसका। ये सब बच्चों अब आगे ये उपसर्ग जोड़ने से, ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा है सब, प्रत्यय और उपसर्ग जोड़ने से सब दिख रहा होगा। विभिन्न शब्दों द्वारा विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। विशेषणों की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है, संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा और क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। संज्ञा शब्द ये होते हैं, इनको जोड़कर विशेषण रंगीला हो गया, श्रद्धालु हो गया, संज्ञा का सामाजिक हो गया, भारत का भारतीय हो गया, चित्र का चित्रित हो गया। इसी तरह से ये और शब्द दिख रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिएगा। फिर ये हैं कुछ शब्द, ये सब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे, और ये सारे एक एक शब्द यहाँ समझाए नहीं जा सकते, बस मैं दिखा दे रही हूँ। सर्वनाम द्वारा वह का वैसा हो गया, तुम का तुमसा हो गया, कौन का कैसा हो गया।
कुछ और शब्द हैं। इसके बाद क्रिया द्वारा चलना का चालू हो गया, तैरना का तैराक हो गया, बेचना का बिका हुआ। कुछ और शब्द ये देख लीजिए। अव्यय द्वारा भीतर, ऊपर, आगे भीतरी हो गया, ऊपर का ऊपरी हो गया, आगे का अगला हो गया, बाहर का बाहरी हो गया, नीचे का निचला हो गया और पीछे का पिछला हो गया। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।